दोस्तों, बांग्लादेश में सरकार गिरने वाली है। यूनुस खान को पहले ही चेतावनी थी कि अगर ठीक ढंग से काम नहीं किया, यूएसए का कहना नहीं माना, तो सरकार गिरा दी जाएगी। और यूएसए की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी वापस से यूनुस खान की सरकार को गिराने के अंदर अमेरिका के ही हाथ होने वाला है। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार रखाइन कॉरिडोर क्या है, जिसको लेकर बांग्लादेश के अंदर एक विवाद की स्थिति बन चुकी है। आर्मी और वहां के पॉलिटिशियंस दोनों अलग अलग खेमे में बन चुके हैं। बात करेंगे कि आखिरकार जो आर्मी जनरल है, आर्मी चीफ है, उन्होंने यूनुस खान की सरकार को यह धमकी क्यों दे डाली है कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस को हम लोग नहीं मानेंगे, और यूनुस खान की गवर्नमेंट अब गिरने को जा रही है। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो ढाका यूनिवर्सिटी है, उसके बाहर 20,000 लोग आखिरकार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। बांग्लादेश में हाल ही में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। 20,000 लोग सड़कों पर है। वो इसीलिए है क्योंकि यूनुस खान की सरकार ने हाल ही में एक कानून बनाया था 2024 में, नवंबर 2024 में, जिसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था अप्रैल 2025 में। वो ये था कि महिलाओं को विशेष दर्जा जो है वो दिया जाएगा। खास तौर पर जो अलग अलग महिलाएं अलग अलग कैटेगरीज में काम करती हैं, उनके लिए नए कानून जो है वो इंपोज किए गए, वो बनाए गए, इंप्लीमेंट किए गए, एग्जीक्यूट किए गए। उसको लेकर जनता सड़कों पर है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि से नो टू वेस्टर्न लॉज ऑन आवर वुमेन्स, मतलब बांग्लादेश की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर वेस्टर्न लॉज को आरोपित किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वेस्टर्न लॉज क्या हैं? एक्चुअली में क्या होता है, जो पश्चिमी देश हैं वहां की महिलाएं आजाद रहती हैं, फ्रीडम की मांग करती हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अबॉलिश नहीं होते हैं, वो चाहे जैसा रह सकती हैं, चाहे जैसा पहन सकती हैं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है। यही नहीं, इसके साथ में ही कोई भी, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अमेरिका के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो आज महिलाएं जिस तरीके से कपड़े पहनती हैं या फिर जिस तरीके से वो फ्री हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी फ्रीडम जो है वो हासिल होती है, जिसको लेकर खास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज अक्सर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हैं, और उनमें से एक है बांग्लादेश। इसी बात को लेकर बांग्लादेश के लोग सड़कों पर है कि वो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर है इसको खत्म करना चाहते हैं, कि नहीं, वेस्टर्न कल्चर जो है वो महिलाओं के ऊपर आरोपित नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर हिफाजत ए इस्लाम एक बांग्लादेश का ग्रुप है जो कि इसको प्रोटेस्ट को यहां पर लीड कर रहा है। बात आपको समझ में आई? आगे आप लोग देखिए एक्चुअली में बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो जाने वाली है, और हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा होगा कि शेख हसीना वापस से बांग्लादेश के अंदर जाकर कमान संभाल सकती हैं। पॉसिबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है शेख हसीना वापस से जाए बांग्लादेश के अंदर और कमान को संभाले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आवामी लीग को पॉलिटिकल पार्टी के उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। मतलब एज ए पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग है ही नहीं, और अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो आगे आने वाले दिसंबर 2025 में जो इलेक्शंस हैं, जिनको करवाने की मांग खालिदा जिया कर रही हैं कि एज सुन एज पॉसिबल बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाओ, लेकिन अब उसको पता है कि आवामी लीग एज ए पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है इन दीज कंडीशंस, तो शेख हसीना वापस से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगी। इसीलिए खालिदा जिया बड़ी जो है उतावली हो रही है कि जल्दी से जल्दी जो है इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन अभी आर्मी चीफ ने क्या कहा वो देखिए। सीमा जैसे मसलों पर भी सेना की राय लिए बिना फैसले किए जा रहे हैं, यह अस्वीकार्य है। सीमा जैसे मसलों पर, ये क्या भारत पाकिस्तान की सीमा है? नहीं, ये बात है भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में, जहां पर रखाइन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन उस पर बिना बांग्लादेश की राय लिए वहां पर काम शुरू हो गया क्योंकि यूएसए ने ऐसा कहा था। तो आर्मी चीफ ये कह रहे हैं, जनरल वकार उल जमा कह रहे हैं कि भाई हमसे बिना पूछे अगर आप कोई डिसीजंस लेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये फैसले एक निर्वाचित सरकार ही कर सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं देती है तब तक हम लोग डिसीजंस को नहीं मानेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट जिसको यूनुस खान अध्यक्षता कर रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है? जी हां, यही तो सच बात है। मतलब जो कृपा है वो यहीं पर अटकी हुई है। तो बाबा जी की कृपा यहां पर अटकी हुई है कि जो यूनुस खान की गवर्नमेंट है वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, आर्मी के इन्फ्लुएंस से वहां पर सरकार को बनाया गया है। लेकिन आखिरकार सरकार पलटी कैसे? आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही आवामी लीग की जो लीडर हैं शेख हसीना, वो भारत में आती है 5 अगस्त 2024 को, उसके बाद में वहां पर तख्ता पलट होता है, और तख्ता पलट होने के बाद यूएसए के इन्फ्लुएंस के अंदर
जो यूनुस खान है वो प्रधानमंत्री वहां के बना दिए जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले यहां पर देखिए, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये है रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट से बॉर्डर शहर होती है बांग्लादेश की। अब आपको यहां पर थोड़ी सी बॉर्डर जो है वो दिखाई दे रही है। एक्चुअली में बांग्लादेश जो है वो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है, और केवल उसके साथ में ये एक मात्र जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है रखाइन स्टेट को लेकर। यूएसए ने ये कहा था बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कि आप यहां पर एक कॉरिडोर बनाइए जिससे बांग्लादेश और रखाइन स्टेट के अंदर, मतलब म्यांमार के अंदर आना जाना आसान हो सके। लेकिन इस पर आर्मी चीफ ने यह कहा कि हमसे बिना पूछे आप ये कॉरिडोर जो है एक्सेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रखाइन स्टेट के अंदर रोहिंग्याज रहते हैं जो कि अवैध प्रवासी हैं, और कल को जैसे ही कॉरिडोर बनता है तो वो बांग्लादेश में एंट्री लेना शुरू कर देंगे, जो कि बांग्लादेश के लिए आगे आने वाले समय में बड़ा घातक साबित हो सकता है। बात यह है कि अंतरिम सरकार ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर पर सहमति व्यक्त कर दी है। बात यह है कि अमेरिका आखिरकार कैसे बांग्लादेश को चला रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझिए। 2006 में जब बिल क्लिंटन की सरकार थी, उस समय यूनुस खान को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और वो नोबेल पीस प्राइज जिस एरिया के लिए दिया गया था, मतलब यूनुस खान ने ऐसा क्या किया, यूनुस खान ने बांग्लादेश के अंदर मिनी बैंक्स बनवाए, रूरल बैंक्स जो होते हैं वो बनवाए, और उनसे महिलाओं को लोन दिलवाए ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। इस चीज को देखकर ये लग रहा है कि वुमेन्स जो है वो एम्पावर्ड होंगी, क्योंकि उनको लोन मिल रहा है और छोटा मोटा वो बिजनेस कर सकती हैं। इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यूनुस खान को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जिसके कारण आज यूएसए को धन्यवाद देते हैं। इसलिए यूएसए जो है वो उस एहसान को चुकाने के लिए यूएसए क्या करता है, बांग्लादेश के अंदर अपना एक कठपुतली प्रधानमंत्री वहां पर भेजता है, और वो है यूनुस खान, मतलब पपेट जो है वो बन जाता है। इसलिए आज भी यूएसए का कहना जो है वो कौन मानते हैं, यूनुस खान मानते हैं। तो अमेरिका ने कहा था कि भाई वो कॉरिडोर बनाओ वहां पर, ताकि म्यांमार से सीधा रास्ता जो है वो कहां पर निकल सके, बांग्लादेश के अंदर निकल सके। अमेरिका का इसमें क्या इंटरेस्ट था, अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका वहां पर अपने नेवल बेस बनाना चाहता है। अगर उसको बांग्लादेश से सीधी एंट्री म्यांमार के अंदर लेनी हो तो वो आसानी से रखाइन कॉरिडोर की मदद से वहां पर ले सके। लेकिन वहीं पर आर्मी चीफ ने इसको खूनी कॉरिडोर कह दिया है कि ये ब्लडी कॉरिडोर है, क्योंकि यहां से जैसे ही आवाजाही शुरू होगी और रोहिंग्या जब बांग्लादेश में एंट्री लेंगे तो बांग्लादेश और रोहिंग्या के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा और खून बहेगा। इसीलिए इसको खूनी कॉरिडोर जो है वो कहा जा रहा है। अब बात यह है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है अब डेफिनेटली गिरने वाली है, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर वहां पर शेख हसीना अपना जो पद है उसको संभाल सके। ठीक है, तो यहां पर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि नो ब्लडी कॉरिडोर, हमको ये पसंद नहीं है कि आप यहां पर इस कॉरिडोर को क्या करें, अनुमति दें। अब देखिए बांग्लादेश के अंदर स्थिति देखिए, म्यांमार को तोड़ अलग स्टेट बनाना चाहते हैं बांग्लादेशी नेता। देखिए स्टेटमेंट देखिए, म्यांमार को तोड़कर अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, मतलब म्यांमार का एक हिस्सा तोड़ दिया जाएगा और उससे एक अलग ही देश डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आजाद रोहिंग्या स्टेट के लिए चीन से मदद मांगी है। अब बांग्लादेश जो है वो चीन से मदद मांग रहा है कि भाई आप हमको पैसे दो, आप हमको हथियार दो, ताकि म्यांमार से हम लोग एक स्टेट को अलग कर सकें जो कि केवल और केवल रोहिंग्यास के लिए हो। जो रोहिंग्या बांग्लादेश के अंदर आज आ रहे हैं उनको म्यांमार में रोके रखने के लिए ही रोहिंग्या के लिए एक अलग से स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, और इसके लिए वो चाइना से मदद मांग रहा है। यहां पर अमेरिका मदद क्यों नहीं कर रहा है, अमेरिका मदद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर कभी भी हथियार खरीदने की बात नहीं की थी बांग्लादेश ने। अगर वेपन सप्लाई करने हो तो आज अमेरिका जो है वो आकर खड़ा हो जाएगा कि हमसे वेपन ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर चाइना से मदद मांगी जा रही है कि आप रखाइन स्टेट जो है उसको एक अलग देश बनाने के लिए हमारे साथ में आकर निभाइए। तो रोहिंग्या जो है वो आज देखिए, एक इंसान होने के नाते बात यह है कि रोहिंग्या आज अलग अलग देशों के अंदर है। रिसेंटली भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जितने भी रोहिंग्या हैं इनको भारत से बाहर निकाला जाए। आपने न्यूज पढ़ी भी होगी, और वो बात सही है, भारत भारतीयों के लिए है। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, और यहां पर रहना भारतीयों का पहला अधिकार है, बाद में कोई दूसरा व्यक्ति है तो पहले हम लोग हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, बाद में किसी दूसरे व्यक्ति को एंट्री दें। इसलिए रोहिंग्या को यहां से जो है वो जाना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने डिसीजन को दिया था। अब बात यह है कि रोहिंग्या जो कि रखाइन स्टेट के अंदर है, तो बांग्लादेश कह रहा है कि एक अलग स्टेट बना दे।
देखिए ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर आप लोग शेख हसीना को देख रहे हैं कि वो यहां पर भारत के अंदर एयरपोर्ट पर उतर रही हैं और बाद में पॉलिटिकल असाइलम लेती हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास में। अब आवामी लीग के पास में ये मौका है कि वो वापस से जाए और वहां पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? देखिए खालिदा जिया जो कि बीएनपी पार्टी की अभी अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि दिसंबर 2025 तक एग्जैक्ट जो है एज सुन एज पॉसिबल वो इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लेकिन यूनुस खान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोग अगले साल फरवरी मार्च 2026 तक इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन खालिदा जिया इस चीज को डिनाई कर रही हैं कि हमको जल्द से जल्द इलेक्शन चाहिए, क्योंकि अभी तो आवामी लीग की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट से बाहर किया हुआ है। कल को यह ना हो कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाए और वापस से शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन जाए। इस बात को लेकर खालिदा जिया जो है वो काफी डरती हैं। इसलिए बांग्लादेश की ये जो पार्लियामेंट आप लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा डेवलप्ड नेशंस है। आप देखिए कि बड़ी गजब की पार्लियामेंट जो है वो बनी हुई है आज बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर नेशनल असेंबली और सीनेट दो वहां पर हाउसेज हैं। नेशनल असेंबलीज के अंदर टोटल 400 सीट्स हैं, जबकि डायरेक्ट इलेक्ट 400 सीट में से 300 सीट जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होती हैं और 100 सीट जो है वो रिजर्व रहती है वुमेन्स के लिए। सीनेट में टोटल 105 सीट्स हैं, जिसमें से प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होता है 5 का। देखिए भारत और बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंशिएट नहीं है। लेकिन बस बात यह है कि जिसने नेशनल असेंबली के अंदर बहुमत हासिल किया वो ही जो है वो क्या बनाएगा, वहां की गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। ठीक है, अब बात यह है कि यूनुस खान की सरकार क्यों गिर सकती है। अगर आर्मी ने यूनुस खान की सरकार का साथ छोड़ दिया, ये कहा कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको जैसा करना है, आपकी कोalition गवर्नमेंट जो बनी हुई है इसको आप संभालिए, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब तक आर्मी पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर सपोर्ट नहीं करती है, तब तक वहां की गवर्नमेंट जो है रन नहीं कर पाती है। इसलिए यूनुस खान की गवर्नमेंट जो है वो जल्द गिर सकती है और जल्द ही जो है वो बांग्लादेश के अंदर अब इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर यूएसए की बात नहीं मानी जा रही है। शुरुआत में मैंने लेक्चर में बताया था कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर आज बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी नवंबर 2024 में बनती है, जिसने 19 अप्रैल 2025 को 447 पेज की एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अंदर कुछ बातें लिखी गई थी और उसी बातों को लेकर वहां के लोगों ने कहा कि जो रूल्स बनाए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, वो एंटी शरिया है, एंटी शरिया है, शरिया के विरोध में है। इसीलिए आज हम लोग जो है उस कमेटी का विरोध कर रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है वो, है ना, वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और वहां पर उस कमेटी ने यह भी कहा था कि संसद की सीटें 350 से 350 से बढ़ाकर 600 करने की सलाह दी, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र से एक सामान्य और एक महिला का आरक्षण भी हो। तो महिलाओं को लेकर उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो बात यह है कि अब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने वाला है। जल्द ही वहां पर आपको देखने को नई सरकार मिलने वाली है। हो सकता है कि शेख हसीना की सरकार बने, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। वहां से यूएसए का इन्फ्लुएंस खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज 25 मई से लेकर 31 मई तक हमारी सेल जो है इस कोर्स के ऊपर आने वाली है। और यह डिस्काउंट जो है, मतलब ये जो चैलेंज है, ये 75 डेज का नहीं रह गया है, ये है 175 डेज का, 175 दिन का। अगर आप लोग चैलेंज ले सकते हैं तो आप चैलेंज जरूर लीजिए। मैं कहता हूं कि आज इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है पोर्नोग्राफी। आज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जैसी इमेजेस स्टोर हैं, खास तौर पर महिलाओं को लेकर और खास तौर पर पुरुषों के मन मस्तिष्क के अंदर, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि आपको अगर पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है तो आप जरूर जो है इससे बाहर निकलिए, तभी आपके ब्रेन के अंदर इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे और जीवन के अंदर सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो आज ही हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर मैं डेली जियोपॉलिटिक्स के शॉर्ट्स भेज रहा हूं, काफी नॉलेजेबल है, आप उनको जरूर देखा करो। साथ ही के अंदर दीपक इंदौर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग जरूर फॉलो कर लो। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।